आज के मार्केट का पूरा एक्शन हम आपको बताएंगे मार्केट टॉप 20 में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और शुरुआत करते हैं मार्केट अपडेट के साथ। कल की तेजी के बाद आज बाजार उतार चढ़ाव भरा रहा है और आखिरी घंटों में हमने देखा कि बाजार ने दिन भर की बढ़त जो है वो गंवा दी और सेंसेक्स निफ्टी लगभग सपाट बंद हुए हैं, लेकिन हरे निशान में, यानी क्लोजिंग कल के ही स्तरों के करीब हुई है। अब आपको बताते हैं वो शेयर जिनमें सबसे ज्यादा एक्शन हमने आज देखा है और तेजी करने वाले शेयरों की लिस्ट सबसे पहले हम स्क्रीन पे पेश करेंगे, जहां पर येस बैंक, इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस, विप्रो, इंडसइंड बैंक आगे रहे हैं। 2.25% की तेजी इंडसइंड बैंक में और वही 2 से 2.5% की तेजी येस बैंक, इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस में हमने देखी है। लेकिन अगर गिरने वाले शेयरों की बात करें, टॉप लूजर्स में थे जेएसडब्ल्यू स्टील, भारतीय इंफ्राटेल, वेदांता और भारतीय एयरटेल। 1.5 से 2% की कमजोरी पे इनके काउंटर्स आज बंद हुए हैं। लेकिन खबरों के लिहाज से जेट एयरवेज की कहानी में नया मोड़ आ गया है। जेट एयरवेज के मौजूदा निवेशक एतिहाद की चिट्ठी कंपनी की परेशानी जो है बढ़ा सकती है। एतिहाद के ग्रुप सीईओ ने एसबीआई को चिट्ठी लिखी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि एतिहाद जेट में 150 रुपये प्रति शेयर पर निवेश करने को तैयार है, जबकि शेयर का मौजूदा भाव करीब $325 रुपये के करीब चल रहा है। एतिहाद शर्तों पर सहमति के बाद लगभग $3.5 करोड़ की तत्काल फंडिंग को तैयार है। साथ ही सूत्रों के मुताबिक एतिहाद ने एसबीआई को साफ शब्दों में कहा है कि जेट बोर्ड में गोयल परिवार को जगह ना मिले। जेट ने एतिहाद की करीब 24% हिस्सेदारी है। वित्त वर्ष 2019 में ही सरकारी बैंकों को रिकैपिटलाइजेशन की पूरी रकम दी जा सकती है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक 15 फरवरी के बाद सरकारी बैंकों को पूंजी देने का अलग चरण शुरू हो सकता है। वहीं दूसरी ओर बैंक ऑफ इंडिया और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स आरबीआई के पीसीए यानी प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क से बाहर हो सकते हैं। खबर ये भी है कि सरकार जल्द ही पीएसयू बैंकों के प्रमुखों से मुलाकात भी कर सकती है। कैपिटल फर्स्ट और आईडीएफसी बैंक के मर्जर से बना नया बैंक आईडीएफसी फर्स्ट बैंक आज बाजार में लिस्ट हो गया है। मर्जर के बाद कैपिटल फर्स्ट के 10 शेयर पर आईडीएफसी बैंक के लगभग 148 शेयर मिले हैं। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की लोन बुक 1 लाख करोड़ से ज्यादा है। वहीं कुल 2013 ब्रांचेस हैं। मर्जर के बाद दोनों को मिलाकर बने नए बैंक के कुल 72 लाख ग्राहक हैं। आज कैबिनेट बैठक में बीपीसीएल की नुमालीगढ़ रिफाइनरी की विस्तार योजना को मंजूरी मिल गई है। नुमालीगढ़ रिफाइनरी में बीपीसीएल की कुल लगभग 62% हिस्सेदारी है और विस्तार योजना पर करीब 22,000 करोड़ रुपए निवेश किए जाएंगे और बीपीसीएल का स्टॉक आज हमने लगभग 1.5% की तेजी पर बंद होते हुए देखा है। डीसीबी बैंक के नतीजे अनुमान से बेहतर रही हैं। कंपनी को 86 करोड़ रुपए का मुनाफा भी हुआ है, जबकि ब्याज से कमाई 251 करोड़ से बढ़कर 294 करोड़ रुपए रही है। नेट एनपीए और ग्रॉस एनपीए में हल्की बढ़त रही है। वहीं बैंक ने तिमाही दर तिमाही प्रोविजनिंग 32 करोड़ से बढ़ाकर 40 करोड़ कर दी है। अच्छे नतीजों के चलते फिलिप्स कार्बन के शेयर में जोरदार तेजी आज देखने को मिली है। तीसरी तिमाही में कंपनी का मुनाफा 57 करोड़ रुपए से बढ़कर 110 करोड़ रुपए रहा है। वहीं आय में भी जोरदार उछाल आया है। आय 615 करोड़ रुपए से बढ़कर 179 करोड़ रुपए रही है। मार्जिन भी 15.7% से बढ़कर 18.9% हुआ है। शेयर में लगभग 2.5% की तेजी पर आज का कारोबार बंद। एचटी मीडिया के नतीजों ने निराश किया है। तीसरी तिमाही में कंपनी का कंसोलिडेटेड मुनाफा 68% घटकर 43 करोड़ रुपए रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा दबाव मार्जिन पर देखने को मिला है। 93% यहां पर मार्जिन घटा है। तीसरी तिमाही में कंपनी की आय 20.6% घटकर 1.5% पर सिमट गई है। और साथ ही आपको बता दें कि आय भी 609 करोड़ रुपए से घटकर 589 करोड़ रुपए रही है। सस्ते घर के प्रोजेक्ट्स पर टैक्स में छूट जारी रह सकती है। सीएनबीसी आवाज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक टैक्स छूट 31 मार्च के बाद भी जारी रखी जा सकती है। 2016 में 3 साल के लिए इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80 आईबीए के तहत सस्ते घर प्रोजेक्ट पर टैक्स छूट दी गई थी और इसमें दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई में 30 स्क्वायर मीटर के घर प्रोजेक्ट पर छूट दी गई है। रिलायंस इंडस्ट्रीज भी कल ही तिमाही नतीजे पेश करेगी। कंपनी के रिटेल कारोबार से जोरदार नतीजों की उम्मीद है। रिटेल कारोबार से आय 98% बढ़ने का अनुमान है, जबकि एबिट मार्जिन में 206% का उछाल आ सकता है। जियो की भी तिमाही दर तिमाही आय 11% बढ़ने की उम्मीद है और सब्सक्राइबर्स
भी 12% बढ़ने की संभावना है, लेकिन जियो के आरपीओ में गिरावट देखने को मिल सकती है। रिलायंस की बात करें तो कंपनी का मुनाफा 2% बढ़ सकता है। जीआरएम में भी बढ़त की ही उम्मीद है। कंपनी के पेट्रोकेम सेक्टर की एबिट 2% बढ़ने का अनुमान है। यहाँ हम आपको एक ज़रूरी डिस्क्लेमर भी दे दें कि आप जो चैनल देख रहे हैं CNBC आवाज़, वो नेटवर्क 18 का हिस्सा है, जिसका स्वामित्व रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास ही है। आगे बढ़ते हैं। एफएमसीजी दिग्गज HUL के नतीजों पर भी कल बाजार की नजर रहेगी। तीसरे तिमाही में कंपनी की वॉल्यूम ग्रोथ 6 से 8% के बीच रहने का अनुमान है। प्राइस ग्रोथ भी 3 से 4% के बीच रहने की उम्मीद है। कंपनी के मार्जिन को अगर हम देखें 19.6% से बढ़कर 21.9% पर यह आंकड़ा आया है। मुनाफे में भी 9.5% का उछाल देखने को मिला है, जबकि आय 11.5% बढ़ने की उम्मीद है। फेडरल बैंक भी कल तिमाही नतीजे पेश करेगा। बैंक की ब्याज से कमाई 13.9% बढ़कर 1082 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। वहीं मुनाफा 28.4% की बढ़त के साथ 333.8 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। महिंद्रा एंड महिंद्रा साउथ कोरिया की कंपनी के साथ सब्सिडियरी सैंगयोंग मोटर में हिस्सेदारी बढ़ाने की तैयारी में है। सैंगयोंग मोटर ने M&M हिस्सेदारी जो है वो 2.19% से बढ़ाकर 74.65% करेगी। इंडियाबुल्ड इंटीग्रेटेड सर्विसेज में आज 5% का अपर सर्किट लगा है। दरअसल कंपनी ने अपने इंश्योरेंस कारोबार के लिए 1200 करोड़ रुपए जुटा लिए हैं और अब फरवरी में जनरल इंश्योरेंस कारोबार के लिए कंपनी रेगुलेटर को अर्जी भी देगी और अपर सर्किट आज का इसका बाजार बंद। लेकिन हम आगे बढ़ते हैं। IL&FS संकट के कारण प्रोविडेंट और पेंशन फंड्स को नुकसान उठाना पड़ सकता है। जानकारों के मुताबिक यहाँ पर IL&FS और इसकी ग्रुप कंपनियों में प्रोविडेंट और पेंशन फंड्स के करीब 15 से 20 हज़ार करोड़ रुपए लगे हुए हैं। अगर ये पैसा डूबा तो पेंशन फंड्स का रिटर्न घट सकता है। प्रोविडेंट पेंशन फंड्स ने IL&FS की AAA रेटिंग की वजह से बॉन्ड्स खरीदे थे, लेकिन अब इस निवेश के डूबने का खतरा है। बात करते हैं रुपए की, जहां डॉलर के मुकाबले रुपए में कमजोरी आज भी जारी है। फिलहाल डॉलर का भाव 71 रुपए 15 पैसे के करीब चल रहा है। अगर रणनीति आपके सामने पेश करें तो बोनांजा पोर्टफोलियो से खरीदारी की सलाह आती हुई दिखाई दे रही है, जहां पर 70 रुपये 90 पैसे का आप स्टॉप लॉस लगाएंगे। 71 रुपये 45 पैसे का टारगेट यहाँ रेकमेंड किया जा रहा है। बात करते हैं कच्चे तेल की, जहाँ पर हम देख रहे हैं कि उठापटक के साथ कारोबार होता हुआ दिखाई दे रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तो गिरावट है 1/4 से आधे % की, लेकिन घरेलू बाजार में फिलहाल काफ़ी फ्लैट लेकिन हरे निशान पे कारोबार हो रहा है। रणनीति यहाँ पर बोनांजा पोर्टफोलियो बिकवाली की रेकमेंड कर रहा है, जहाँ पर स्टॉप लॉस होगा 37.55 का और आपका जो टारगेट है वो 36.75 का रेकमेंड किया जा रहा है। बात करते हैं अब सोने चांदी की, जहां पर तेजी थमी हुई दिखाई दे रही है। घरेलू बाजार में ऊपरी स्तर से दबाव आता हुआ दिखाई दे रहा है और इसी लिहाज से रणनीति आ रही है खरीदारी की और यहाँ पर टारगेट है 32,400 का और आप लगाएंगे स्टॉप लॉस 32,100 का। बात करते हैं यहाँ पर चांदी की, जहाँ पर रणनीति के लिहाज से बोनांजा पोर्टफोलियो आपको रणनीति जो है सोने की फिलहाल इन्होंने रेकमेंड की है। आप चांदी के ट्रेड से दूर रह सकते हैं, लेकिन बेस मेटल्स की बात करते हैं जहां पर उछाल आया है। कॉपर समेत सभी मेटल आधे से 1% चढ़े हुए हैं। चीन में मांग बढ़ने की उम्मीद से कीमतों को सपोर्ट मिला है। कॉपर में हम देख सकते हैं, कॉपर और जिंक में हालांकि 1% की तेज़ी के साथ कारोबार हो रहा है और निकल एल्यूमिनियम में हम देख सकते हैं आधे % की तेज़ी है, लेकिन रणनीति आ रही है एल्यूमिनियम में खरीदारी की और 130 रुपये 50 पैसे का स्टॉप लॉस 134 रुपये 50 पैसे के टारगेट पर। इसी के साथ मार्केट टॉप 20 में आज इतना ही, लेकिन हमारे साथ बने रहिए क्योंकि आगे है आवाज़ समाचार।